हेलो एवरीवन, दिस इज सुवर्ण शेखर। आज हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है और हम आपके लिए लेकर आए हैं गॉस थ्योरम। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन पर। ठीक, जैसे कि मान लीजिए उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम लोग गॉस थ्योरम की तरफ आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है और उसका वैल्यू है Q, कैपिटल Q। इस जगह पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ और कहता है कि इसके चारों तरफ लेट अस सपोज एक सरफेस है, कोई स्फेरिकल सरफेस हो सकता है या फिर स्फेरिकल सरफेस रखा हुआ मान लीजिए। आपसे पूछता है कि टोटल फ्लक्स इस सरफेस से कितना आउट हो, क्योंकि ये एक चार्ज है, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा चारों तरफ। हम जानना चाहते हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस से टोटल कितना फ्लक्स आउट होगा, कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा, हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए कल हम लोग प्रोसेस सीखे थे, तो देखिए ध्यान से क्या करेंगे। हम लोग करेंगे इस सरफेस के ऊपर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करेंगे। लेट अस सपोज दिस एरिया इज ds। तो डेफिनेटली इसे कारण जो n कैप होगा वो बाहर की तरफ होगा। उसी तरह से इसके कारण इस पॉइंट का लेट अस सपोज द रेडियस ऑफ स्फीयर इज r। सो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल बाहर की तरफ होगा। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। तो हम कह सकते हैं फिलहाल इन दोनों के बीच का एंगल क्या होने वाला है, 0 डिग्री। तो आइए देखते हैं कैसे इसके फ्लक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो इस छोटे से एरिया से लिंक होने वाला फ्लक्स दैट इज d5 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वो कैलकुलेट किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एक छोटा सा एरिया में। और जब पूरा फ्लक्स हमको निकालना होगा तो हमको इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट करना होगा। आइए वैल्यू डालिए इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो ई है इनटू ds इज द स्मॉल एरिया इनटू cos थीटा। यहाँ पर थीटा कितना है, दोनों के बीच का एंगल है कितना, 0 डिग्री। सो ये हमारा आया d5, यानी कि d5 इज इक्वल टू लिखा जाएगा E इंटू ds। अब हमको अगर टोटल फ्लक्स निकालना हो तो हमको इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करना होगा। सो फाई टोटल कितना लिखा जाएगा, फाई टोटल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d5, समझ रहे हैं बात को, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू ds। चूंकि E कांस्टेंट है तो इसको आप बाहर निकाल, इस r रेडियस पर हर जगह E क्या होगा, कांस्टेंट। तो E के वैल्यू को आप बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पर हमको करना होगा ds का इंटीग्रेशन। तो ds तो एक छोटा सा एरिया है, अगर इस छोटे से एरिया को पढ़ के पूरा इंटीग्रेट कर दें तो हमको कंप्लीट स्फीयर का एरिया मिल जाएगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं E इज इक्वल E इंटू इसका वैल्यू आने वाला है द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, दैट इज इक्वल टू E इंटू सरफेस एरिया ऑफ sphere. So we can write it as phi is equal to phi total is equal to E into surface area of sphere कितना होता है, that is 4 pi r square. This is the total flux linked through this whole sphere. अब सुनिए ध्यान से, अभी इस E का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके यहां से डाल सकते हैं। आप बताइए हमको कि Q चार्ज के कारण R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, Q चार्ज के कारण R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो लिखा जाता है Q डिवाइड बाई R स्क्वायर। मतलब K को ऐसे लिखिए 1/4 पाई साइन नॉट इनटू Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं। जब पुट करिए तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको, जब ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, लेट्स सपोज दिस इक्वेशन नंबर 1, तो हम कह सकते हैं, और ये इक्वेशन नंबर 2 हम कह सकते हैं बाय 1 and 2 क्या बोल सकते हैं कि फाई टोटल इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा उस वैल्यू को वहां से रखने डालना। तो ये आने वाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और ये वाला कर दिया दैट इज इंटू 4 पाई, यहाँ लिखिए इधर से ये वाला 4 पाई आर स्क्वायर डाल दिया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर उड़ गया, 4 पाई से 4 पाई उड़ गया, क्या बचा फाई टोटल, मीन्स टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू दिस होल स्फीयर इज गोइंग टू बी Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारे सामने है, ये एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये तो सिर्फ हम लोग ये जो चीज प्रूफ किए हैं कि फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस और स्फेरिकल सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू द 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्जिंग लोड। मतलब किसी भी सरफेस से, फिलहाल किसी भी नहीं, फिलहाल तो ये स्फेरिकल सरफेस है, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए फ्लक्स बराबर क्या है कि कितना चार्ज इनक्लोज है मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो रिजल्ट है ये किसी भी सरफेस के लिए ट्रू होता है, ये जो रिजल्ट है ये किसी भी सरफेस के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर ये किसी भी सरफेस के लिए ट्रू होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अच्छा सर, किसी भी सरफेस के द्वारा, किसी भी सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक हो रहा है वो हमेशा ही 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दी चार्ज इनक्लोज होता है। मतलब हम इस बात को लिख सकते हैं कि किसी भी सरफेस से लिंक होने वाला टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड, राइट। एंड दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड क्या चीज, गॉस थ्योरम। यानी गॉस थ्योरम के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि गॉस थ्योरम ये कहता है कि किसी भी सरफेस के अंदर इनक्लोज होने वाला चार्ज वो हमेशा ही 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इतना फ्लक्स लिंक करता है ना। तो क्या स्टेटमेंट गॉस थ्योरम में क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या कि टोटल फ्लक्स linked through any closed surface is always equal to the 1 by epsilon naught times the charge enclosed in that surface. Oh, this is the statement of Gauss theorem. देखिए फिर से एक स्फीयर लिया हमने, छोटा सा एरिया लिया, उसका एन कैप बाहर इस पर परपेंडिकुलर होगा, इसी कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर अवे फ्रॉम और दी चार्ज होगा, दोनों के बीच का एंगल हुआ 0 डिग्री। तो अगर छोटा सा फ्लक्स लिखे तो E इंटू डी एस करना होगा हमको। टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेट किया हमने तो फाई टोटल आया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 1। और E का वैल्यू हम लोग इस चार्ज के कारण कैलकुलेट कर सकते हैं कि r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो वो होता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दैट इज k q डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब इस E का वैल्यू को हम यहाँ रख देंगे तो क्या निकलेगा, फाई टोटल के इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ही कहा गया गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने लिख दिया। गॉस थ्योरम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, लिख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए ध्यान से। पहला पॉइंट कह रहा है कि गॉस थ्योरम होल्ड्स फॉर क्लोज सरफेस, हमेशा क्लोज सरफेस के लिए गॉस थ्योरम एप्लीकेबल होगा। कह रहा है ऑफ एनी शेप एंड साइज। ओहो, मतलब ये सरफेस जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्फेरिकल ही हो, ये किसी भी शेप का हो सकता है, उसके लिए गॉस थ्योरम हमेशा वैलिड होगा। और इस सरफेस को गॉसियन सरफेस कहा जाता है। गॉसियन सरफेस किसी भी शेप और साइज का हो सकता है, पहला पॉइंट कह रहा है।
दूसरा पॉइंट कह रहा है गॉस थ्योरम होल्ड्स फॉर पॉइंट चार्ज और एनी काइंड ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या तो सरफेस के अंदर में या तो कोई पॉइंट चार्ज रखा हो, या फिर कोई लीनियर चार्ज रखा हो, या फिर कोई भी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मतलब किसी भी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर पॉइंट चार्ज हो, सबके लिए ये गॉस थ्योरम वैलिड होता है। हाँ, सबके लिए अलग अलग हम सुविधा अनुसार गॉसियन सरफेस चूज करते हैं, बट किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड। ध्यान रखिएगा, बट मोस्टली हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है। ये तो सही सबके लिए, बट हम लोग इस्तेमाल करेंगे सिर्फ सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तीसरा कह रहा है लोकेशन ऑफ चार्ज विदिन द गॉसियन सरफेस डज नॉट अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। मतलब ये चार्ज इस सरफेस के अंदर कहीं भी पड़ा हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन बिल्कुल सेम टू सेम होता है जैसा कि सेंटर में पड़ा हो चाहे कहीं भी पड़ा हो। फोर्थ पॉइंट कहता है कि इफ मीडियम अराउंड द चार्ज, मतलब इस चार्ज के ऊपर जो मीडियम है, इज नॉट एयर और वैक्यूम, अगर एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम है तो हमको टोटल फ्लक्स लिंक लिखना होगा द चार्ज डिवाइडेड बाय, यहां तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट है, बट यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम से, एप्सिलॉन नॉट। ये कब मल्टीप्लाई होगा? जब एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम आ गया तो इससे मल्टीप्लाई करना है। ये क्या चीज है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हमको ये बताता है कि किसी मीडियम का परमिटिविटी एयर और वैक्यूम के परमिटिविटी के कंपैरिजन में कितना गुना है, दैट इज द एप्सिलॉन नॉट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गॉस थ्योरम के बारे में, आपको इन्हें नोट डाउन कर लेना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करें और इनको नोट डाउन कर लें। चलिए, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आखिर जो हम लोग अभी गॉस थ्योरम पढ़े हैं कि किसी भी सरफेस से इनक्लोज होने वाला, किसी भी सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स उसके 1/epsilon टाइम्स दी चार्ज इनक्लोज होता है, हम लोग ये देखें। तो आखिर इस थ्योरम की मदद से हम लोग करेंगे क्या, क्यों पढ़ रहे हैं थ्योरम? असल में ये थ्योरम की मदद से हम लोग डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई कहे कि एक लॉन्ग कंडक्टर है, उसके कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, या फिर एक स्फीयर है उससे r दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस तरह की चीजों को हम लोग बड़े आराम से गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन को यूज करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज कंडक्टर। एक लंबा चार्ज कंडक्टर है, उसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए कि यू हैव अ कंडक्टर विच कंटेन द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मीन्स द चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ ऑफ इट दिस वायर। ओके, तो इस लंबे चार्ज कंडक्टर के लिए जो लीनियर चार्ज डेंसिटी उसका वैल्यू रखा है लैम्डा। अब पूछता है कि यहां से r दूरी पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले ये एक लंबा कंडक्टर है तो ये आगे तक एक्सटेंडेड है, इधर भी आगे तक एक्सटेंडेड है। हम लोग इसमें एक छोटा सा पोर्शन को देखेंगे और उसी के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल पाएंगे। ध्यान दीजिए, इसके लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर होगा, वो कंसीडर होगा बिल्कुल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि गॉस थ्योरम तो किसी भी सरफेस पे एप्लीकेबल होगा, तो हम लोग सिलेंड्रिकल एक गॉसियन सरफेस चूज कर लेंगे। दिस इज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। चलिए, तो सवाल उठता है कि क्यों सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों चूज होगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, हम लोग गॉसियन सरफेस हमेशा इस तरह से चूज करना सोचते हैं करने के लिए कि गॉसियन सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड पर परपेंडिकुलर हो, ताकि आप जब वो E.ds करें तो आपको cos थीटा का ज्यादा टेंशन ना झेलना पड़े। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हमेशा ऐसा गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया जाएगा
या तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस सरफेस के पैरेलल हो जाए ताकि फ्लक्स लिंक ना हो, या फिर उसके परपेंडिकुलर हो ताकि उसका एन कैप के साथ उसका एंगल 0 हो तो cos थीटा ना लिखना पड़े। तो हम गॉसियन सरफेस हमेशा वैसा ही चूज करते हैं। तो चलिए, सो इसलिए हमने सिलेंड्रिकल सरफेस चूज किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए वायर है, इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे 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 चारों तरफ। तो इसके चारों तरफ अगर सरफेस ऐसा एक सिलेंड्रिकल सरफेस रखा जाए तो ये वाला आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा ताकि हम कैलकुलेशन करने में इजी हो, है ना। चलिए, इसलिए हमने सिलेंड्रिकल सरफेस चूज किया। और लेट अस सपोज इस सिलेंडर का जो लंबाई है वो है L, ठीक, और इस पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे वायर पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, अब हम इस सरफेस से इस गॉसियन सरफेस के डिफरेंट सरफेसेस से, फॉर एग्जांपल लेफ्ट राइट और ये कर्व सरफेस है, हम लोग टोटल फ्लक्स निकालने का कोशिश करेंगे। चलिए, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलेगा, फाई टोटल निकालना है हमको। तो देखिए, ध्यान देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहां से आउटवर्ड है ऊपर की तरफ, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस वायर से ऊपर की तरफ है, इस वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, तो इधर वाला सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैरेलल हो जाएगा, इधर वाला सरफेस के ये पैरेलल हो जाएगा, तो ये कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करेगा, यानी कि इस सरफेस से कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। सिमिलरली इस सरफेस से भी कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स कैलकुलेट किया जाएगा इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू राइट प्लस फ्लक्स थ्रू लेफ्ट प्लस फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। ये तो बेचारा दोनों जीरो ही है, कर्व सरफेस से कैसे निकालेंगे। तो कर्व सरफेस से मान लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट करना है उसको वैल्यू मान लेते हैं E है, E हम लिखेंगे E इंटू ds। ds क्या है, दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds इंटू और cos, कितना cos का एंगल होगा। तो आप देखिए, इस सरफेस का एन कैप बाहर है और इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री। तो फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू आ रहा है E इंटू ds, बस इतना ही। चलिए, तो अब हमको यहाँ पर सरफेस एरिया लिखना है, हमको किसका, कर्व सरफेस एरिया लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, तो फाई टोटल इज इक्वल टू E इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, कितना सिलेंडर कितना होता है, वो होता है 2 पाई r इंटू L। सो यहाँ लिख रहे हैं दैट इज 2 पाई r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इंटू लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ये रहा टोटल फ्लक्स। अब हम गॉस थ्योरम के हेल्प से हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है, किसी भी सरफेस से जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है वो हमेशा चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अगर ये इसके आसपास एयर है तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू E इंटू 2 पाई r इंटू L। अब इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लूड है ये कैसे पता चलेगा, वो दिया नहीं है क्वेश्चन में, सॉरी डेरिवेशन में पहले से तो गिवन है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए ध्यान से, इस सरफेस के अंदर जो कंडक्टर का लेंथ इनक्लोज हुआ पड़ा है वो है L, और इसकी यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब है जो चार्ज इनक्लोज होगा, चार्ज इनक्लोज जो होगा वो वैल्यू होगा लैम्डा इंटू L। क्यों, क्योंकि यूनिट लेंथ में लैम्डा चार्ज इनक्लोज, इसलिए L लेंथ में लैम्डा इंटू L चार्ज इनक्लोज, राइट। सो हम लोग इसका इस चार्ज इनक्लोज का वैल्यू क्यू है हमारे लिए, तो इस चार्ज इनक्लोज का वैल्यू हम लोग वहां पुट करते हैं। सो ये पुट करिएगा इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई r इंटू L। अब ध्यान दीजिए, ये L से L मर गया, ठीक। अब देखिए इस सारे वैल्यू का आप नीचे ट्रांसफर कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है द लैम्डा डिवाइडेड बाय द 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू r। दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग चार्ज कंडक्टर
वो भी इस कंडक्टर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना मिलेगा। लैम्डा क्या है? द लीनियर चार्ज डेंसिटी। r क्या है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लॉन्ग वायर। ओके, एंड यू नो दिस थिंग्स। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पॉज कीजिए वीडियो को और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का। लॉन्ग कंडक्टर के लिए हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है, एक हॉलो स्फीयर है आपके पास, और इस स्फीयर के कारण इसके आउटसाइड के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। दो बातें पूछी जाएंगी, या तो तीन बातें, या तो इस सरफेस के बाहर, या फिर सरफेस के ऊपर, या फिर सरफेस के अंदर। हॉलो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सरफेस में कितना होगा, इनसाइड। एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, ये हॉलो स्फीयर जो गिवन है, जिसका रेडियस है छोटा r और इस पर कैपिटल क्यूब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग इस सेंटर से r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इस स्फेरिकल सरफेस पे आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं सभी दिशाओं में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर स्फीयर के आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है सभी दिशाओं में ऐसे ऐसे, तो एक ऐसा सरफेस जो इसके परपेंडिकुलर होगा इस तरह से, वो भी स्फेरिकल ही होगा। सो इसलिए हम लोग एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिया। हम लोग पहला देख रहे हैं ए पार्ट आउटसाइड पॉइंट पर। आउटसाइड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आउटसाइड इस गिवन स्फीयर के आउटसाइड में हम लोग गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किए। तो आप बताएं हमको, इस गॉसियन सरफेस से लिंक होने वाला फ्लक्स कैसे निकाला जाएगा। फ्लक्स टोटल इज इक्वल टू लिखा जाएगा द इंटीग्रेशन ऑफ E इनटू ds। आपको मालूम है cos थीटा तो वैसे ही 1 होने वाला है, दैट इज इक्वल टू, यहां लिखिए, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर चला जाएगा, और ds अंदर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट हमने हटा दिया, क्यों? क्योंकि इनटू cos थीटा तो 1 ही होने वाला है, cos 0 1 ही होने वाला है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इस छोटे से ds के का एम्पेयर बाहर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इसी कारण आउटवर्ड ही होगा, इसलिए वो थीटा 0 डिग्री है, और इसलिए हमने cos थीटा को नहीं लिखा। सो दिस इज इक्वल टू, अच्छा एक बात बताइए हमको, ये तो फिर से ds को इंटीग्रेट करने पर क्या मिलेगा, इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, और वो कितना होगा, वो होगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सो फ्लक्स लिंक कितना है, वो आया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अच्छा, इस फ्लक्स लिंक को गॉस थ्योरम की हेल्प से लिखा जा सकता है कि चार्ज इंक्लोज्ड इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इंक्लोज्ड है। ये पूरा क्यू चार्ज इसी गॉसियन में इंक्लूडेड है, इसलिए हम लोग इसको टोटल चार्ज इंक्लोज्ड क्यू लिख सकते हैं, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होने वाला है आपको E इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, इस पूरे टर्म को इसके नीचे ट्रांसफर करेंगे, इट बिकम इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। देखिए ये बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है बिल्कुल सिमिलर है। यदि इस पॉइंट पर Q चार्ज रखा होता और इससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता कितना होता, E इज इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर होता। ये सेम टू सेम है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी भी स्फीयर से आपको आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कितना होगा वैल्यू, तो वो बिल्कुल उतना ही होगा। ऐसा इमेजिन कीजिए कि ये सारे चार्ज को आप सेंटर पर कंसंट्रेट कर दीजिए, आप देखिए कि इस क्यू चार्ज के कारण r इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो सेम टू सेम इसका वैल्यू के बराबर होगा। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि आउटसाइड पॉइंट पर जब भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यस, पूरे चार्ज को किसी पॉइंट पर क्या करेंगे, कंसंट्रेट कर देंगे। जब भी आउटसाइड पॉइंट निकालना, जब आंख बंद करके, कोई दिक्कत नहीं, सारे चार्ज को आप कंसंट्रेट करो, ठीक, और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वही लिख दो, सेम टू सेम आंसर आपका आएगा, राइट। चलिए बी में बोल रहा है इनसाइड पॉइंट के लिए, आउटसाइड पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। तो सोच के देखिए कि ये एक स्फीयर है, उसी में बनाते हैं, अलग फोटो बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए ध्यान से, इसी के अंदर एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करते हैं, अंदर में
क्योंकि इनसाइड पॉइंट को हमको कैलकुलेट करना है। तो अंदर में गॉसियन सरफेस सेट किया गया जिसका दूरी है r, इसका रेडियस है r। तो आप बताइए जो फ्लक्स लिंक होगा, फ्लक्स लिंक इज इक्वल टू कितना होगा? फिर से वही काम, E इंटू डी एस। देखिए ध्यान से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है वो बाहर रखिए, इनटू देखते हैं कहीं जीरो ना हो जाए तो बात की बात है, इनटू डी एस इज इक्वल टू क्या होगा? फाई। अच्छा, फाई बराबर गॉस थ्योरम के हिसाब से होता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखिए ये गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज ये हॉलो कंडक्टर है, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो इसके सरफेस पर होगा। तो ये जो चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के बाहर होगा। और कभी भी गॉस थ्योरम बाहर के चार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, गॉस थ्योरम में से एप्लीकेबल है चार्ज इनसाइड के लिए। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज ही इनक्लोज नहीं हो रहा है, और जब कोई चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो हम कहेंगे क्यू इन तो जीरो है, सो नॉट इक्वल टू ई टाइम्स यहाँ पर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, सबको इधर ट्रांसफर कीजिए, ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। अच्छा जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हॉलो कंडक्टर के बाहर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि पॉइंट चार्ज के जैसा होता है, अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। हॉलो कंडक्टर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। और सरफेस को पूछा जाए एट सरफेस, तो आप क्या बताओगे? तो एट सरफेस होगा, इसी में r इक्वल टू कैपिटल R लिख देंगे, छोटा r इक्वल टू क्या पुट कर दिया जाएगा? कैपिटल R। तो कितना आएगा वैल्यू? ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं q डिवाइड बाय r स्क्वायर, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r, सॉरी कैपिटल R स्क्वायर। तो ये सरफेस के पॉइंट के लिए। अब देखिए इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन वैल्यू कौन है? ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे जैसे हम इसके अंदर प्रवेश किए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से क्या मिला? जीरो। मतलब यहां से शुरू करें अगर आगे बढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0 0, यहां पर आते ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइड बाय r स्क्वायर, है ना। और इसके बाहर जब आप बढ़ना शुरू करेंगे तो फिर ये वाला इक्वेशन फॉलो होगा, ठीक। और फिर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है रेसिप्रोकल ऑफ r स्क्वायर, मींस जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। यानी जैसे इसके बाहर आएंगे यहां पर सरफेस पे इतना होगा, और जैसे ही बाहर जाना शुरू करेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां से घटना स्टार्ट करेगा। यानी कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, फिर अचानक से सरफेस पर इतना होगा, और फिर जब बाहर आएंगे फिर वहां से घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इनका इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें विद रेडियस, अगर रेडियस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्लॉट करें, दिस इज नॉट रेडियस, आप इसको बोलिए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या वो उचित होगा बोलना। तो सेंटर से ये r इक्वल टू क्या है? 0 है, मतलब ये कौन सा बिंदु हुआ? सेंटर हुआ। r इक्वल टू 0 मतलब सेंटर, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पूरे स्फीयर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0 है। लाल से नहीं है, आपको समझ में आएगा हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 0 0 0 0 0। जैसे ही आप r इक्वल टू कैपिटल R पर आए, जैसे ही आप r इक्वल टू कैपिटल R पर आए, अचानक से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिला? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिला, शूट कर गया अचानक से, कितना हुआ? इतना, दैट इज k q डिवाइड बाय r स्क्वायर। दिस इज ई सरफेस है, ठीक। और उसके बाद जैसे इससे बाहर निकलेंगे तो ये 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, तो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, यानी कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड फिर घटना शुरू करेगा, ठीक है। ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस पर अचानक से शूट हुआ सबसे ज्यादा, दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद ये घटना स्टार्ट करेगी। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो स्क्वायर। आप इसको वीडियो को पॉज करें और इसको नोट डाउन करें। ओके, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर।
सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर से वही काम, कभी हम लोग आउटसाइड पॉइंट पे निकालेंगे, फिर एट द सरफेस निकालेंगे, फिर इनसाइड पॉइंट पे निकालेंगे। इस केस में इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। चलिए देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। पहले आउटसाइड, तो सेम टू सेम अगर बोलता है आउटसाइड के लिए क्या करोगे, तो आउटसाइड का तो तरकीब हम बताएंगे आपको। क्या करेंगे कि इस पूरे स्फीयर को एक कंसंट्रेट कर दें सेंटर पर, और उस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर मान लीजिए सर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है और टोटल चार्ज दे रखा है कैपिटल क्यू, तो आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर, आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा जो यहां से आर दूरी पर होगा, इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आउटसाइड पॉइंट पर तो हमेशा ये चीज। इसमें सबसे बड़ा समस्या आता है इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू दी अदर। आउटसाइड पॉइंट डायरेक्ट लिख लीजिए, दैट इज एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अच्छा हाँ, अगर ये जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से आउटवर्ड होगा, राइट। ओके, देखते हैं इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होने वाला है। तो इनसाइड पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, अंदर में मान लीजिए इनसाइड पॉइंट यहां पर इस पॉइंट से आर दूरी पर आपको ये गिवन सॉलिड स्फीयर, इसका रेडियस आर है, और ये गॉसियन सरफेस, लाल वाला सरफेस आप देख रहे हैं, दिस इज गॉसियन सरफेस। तो आर दूरी पर निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने आर दूरी पर गॉसियन सरफेस सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, तो वहां उस सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। ई क्या है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds क्या है, वो वाला छोटा सा सरफेस, मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस है, इसका वैल्यू है ds। डेफिनेटली इसका एन कैप यहाँ से बिल्कुल आउटवर्ड होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल इधर ही होगा। तो अगर दोनों इधर है तो फिर से cos थीटा जी को लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाई थ्रू दिस गॉसियन सरफेस इनसाइड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका वैल्यू को निकालना है, इंटीग्रेशन ds। ध्यान से देखिएगा, फिर से इस ds का इंटीग्रेशन, बुक्स वगैरह में यहाँ पर ऐसे सर्कल बनाया हुआ है, तो इसलिए घबराना नहीं है। ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन जो होने वाला है वो क्लोज सरफेस पर होने वाला है। दिस इज कॉल्ड दिस क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, दिस only represents the integration going to be done over the closed surface, nothing else. Okay, तो इसका वैल्यू आपको पता है कितना होगा, दिस इज the surface area of the Gaussian surface. Okay, so we can write as phi is equal to E into 4 pi r square. This is the surface area of this inside Gaussian surface. Now phi फ्लक्स तो लिखा आता है गॉस थ्योरम के हिसाब से चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट is equal to E into 4 pi r square। अब चार्ज इनक्लोज कितना है, तो आप देखिए ध्यान से, गॉसियन सरफेस तो सिर्फ इतना ही बड़ा है, यानी कि जो टोटल चार्ज Q है वो यहां से लेके पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इन सभी क्षेत्रों में Q चार्ज पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन गॉसियन सरफेस तो सिर्फ इस लाल वाले हिस्से के चार्ज को इनक्लोज कर रहा है, तो हमको चार्ज इनक्लोज में ये पूरा Q नहीं रखना होगा, हमको सिर्फ इतना दूर का ही चार्ज कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट करना होगा। तो चार्ज इनक्लोज कैसे पता चलेगा, आप बताइए हमको। अगर पूरा वॉल्यूम में इतना चार्ज इनक्लोज है तो इतने से वॉल्यूम में कितना चार्ज इनक्लोज होगा, आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया है, मतलब चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम मालूम, तो इसका वॉल्यूम अगर मालूम चले तो उस वॉल्यूम से इसमें गुना कर देंगे, टोटल चार्ज इनक्लोज आ जाएगा। देखिए चार्ज इनक्लोज Q इन कैसे निकलेगा, Q इन क्या चीज है, चार्ज इनक्लोज है, इसको ऊपर लिखो, कहीं हो सकता है ग्राफ बनाना पड़े। Q इन कैसे निकालेगा, चार्ज इनक्लोज में वो निकाला जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज प्रेजेंट है इसलिए इतना वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई r क्यू, वॉल्यूम में इतना चार्ज इनक्लोज है, दिस इज चार्ज Q इन।
कैसे कैसे? रो क्या है? यूनिट वॉल्यूम का चार्ज, इसलिए इतने वॉल्यूम का चार्ज कितना था? रो इंटू इतना, दैट्स इट। इसका वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो ये आ रहा है रो डिवाइडेड बाई रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1/ε0 इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कटरा टुकड़ी मचा लीजिए इसका, 4 से 4 कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 पाई कट गया तो बैठेंगे कहाँ फिर, और आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर कट गया। सो क्या बचा? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 3/0। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर इनसाइड द सरफेस। सरफेस के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर में है वो इसे तो कांस्टेंट्स है, तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वो प्रोपोर्शनल है आर के। कभी कोई पूछे सेंटर पे कितना होगा, आपसे कोई पूछा कि एट सेंटर बताओ आप, तो सेंटर के लिए आर बराबर क्या है? 0। ठीक, तो एट सेंटर क्या होगा? आर इक्वल टू 0। जब आर इक्वल टू 0 पुट करोगे तो मालूम चला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। यानी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। और जैसे जैसे आप आर बढ़ाते जाएंगे, जैसे सेंटर से दूर आते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे आर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, जैसे जैसे दूर आते जाएंगे सेंटर से, लेकिन इसके अंदर में ही रहेंगे, सेंटर से दूर आते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, और करते 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 सरफेस पर आपको पता है सबसे ज्यादा होगा, और उसके बाद बाहर निकलने पर तो 1/r² है, तो फिर घटना यानी सेंटर से बढ़ेगा और फिर नीचे घटना शुरू होगा। ठीक, तो अगर आप इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करना चाहें, आप कर सकते हैं, ग्राफ अगर बनाना चाहें, ग्राफ ऑफ ई वर्सेस आर बनाना चाहें, कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से, इस एक्सिस पर हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इस एक्सिस पर लिया हमने डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। देखिए ध्यान से, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 0, जैसे जैसे सेंटर से आगे बढ़ेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर मींस दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन। सो ये स्ट्रेट लाइन, और ये कहां तक बढ़ के जाएगा? सरफेस पर कितना होगा देख सकते हैं, एट सरफेस लिख लीजिए, एट सरफेस क्या बताएंगे आप? सरफेस को आर इक्वल टू आर पुट कर दो, चाहे यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, बात एक ही है, सेम टू सेम रिजल्ट आने वाले हैं दोनों जगह से। सो अगर इसमें पुट करते हो तो ई बराबर आएगा रो कैपिटल आर डिवाइड बाई 3/0, और आप रो का वैल्यू जब डालेंगे क्यू डिवाइड बाई 4πε0, तो फिर आपको इस तरह का वैल्यू प्राप्त होगा। सो सरफेस पर इतना है जो कि मैक्सिमम है, और जब सरफेस से नीचे आएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटना स्टार्ट करेगा। मींस यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोर्शनल टू 1/r², यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एट सरफेस इज इक्वल टू वो है रो आर 3/0, और ये क्या है? मैक्सिमम है, सॉरी, ठीक। तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये रहा कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। आउटसाइड पॉइंट के लिए ज्यादा नहीं सोचने का, सिर्फ इस पूरे चार्ज को सेंटर पर कंसंट्रेट करने का, और आर दूरी पर जैसे पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, बस इस तरह से वहां निकालना है। मेरे सामने था इनसाइड पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट के लिए इनसाइड गॉसियन सरफेस चूज करना होगा, तो फिर चार्ज इनक्लोज भी इनसाइड के कैलकुलेट करना होगा। वो कैसे निकलेगा चार्ज इनक्लोड? कैसे निकलेगा? देखिए, अगर यूनिट वॉल्यूम के लिए इतना है तो इतने वॉल्यूम के लिए चार्ज इनक्लोड निकलेगा, कैलकुलेट करें तो ये रिजल्ट आया। सेंटर के लिए आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, सरफेस के लिए आर इक्वल टू आर पुट करेंगे, और ये रहा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखिए, ये कौन सा पॉइंट है? ये आर इक्वल टू आर पॉइंट। दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। अगले क्लास में मिलेंगे, अभी एप्लीकेशन खत्म नहीं हुआ है, अगले क्लास में जो हम लोग मिलेंगे तो बातें करेंगे